अपनी एक राष्ट्रीय पहचान छोड़ दिया था कि जर्मन के लोग जो है जर्मन के भले भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत बहुत राज्य हो, लेकिन उनमें एक राष्ट्रीय पहचान थी और मध्यकाल से ही उनमें एक राष्ट्रीय पहचान बनी। ठीक है, पहली चीज तो यह है कि रोमन साम्राज्य, पवित्र रोमन साम्राज्य का ये केंद्रीय क्षेत्र रहा है, मुखिया भी जर्मन क्षेत्र रहा है। जो ऑस्ट्रिया का क्षेत्र है वो पवित्र रोमन साम्राज्य का मुखिया रहा। तो इस नाते अगर देखा जाए तो जर्मन के लोगों में एक राष्ट्रीय एकता की भावना थी। फिर दूसरी चीज अगर देखा जाए तो यूरोप ने जब कैथोलिक ईसाई धर्म का आडंबर भ्रष्टाचार फैला तो सबसे पहले जर्मन के लोगों ने ही उसका विरोध किया। मार्टिन लूथर किंग जर्मन का ही था, जर्मनी का था, उसके नेतृत्व में कैथोलिक ईसाई धर्म के विरुद्ध आंदोलन चला और अंततः प्रोटेस्टेंटवाद का उदय हुआ। तो जर्मन के लोगों में ये कह रहे हम ही हैं ये जो प्रोटेस्टेंट लाए हैं। कितना गर्व की बात होगी। भले ही राज्य अलग अलग हो लेकिन हर राज्य के लोगों में अरे अपने ऊपर तो गर्व होगा कि हम ही लोग चलते तो ये प्रोटेस्टेंट आया। आडंबर भ्रष्टाचार मुक्त धर्म आया। और फिर खुद मार्टिन लूथर ने बाइबिल का अनुवाद जर्मनी भाषा में किया और जब जर्मनी भाषा में किया तो सीधी सी बात है कि जर्मन राष्ट्रवाद को और प्रेरणा मिली। तो जर्मन की राष्ट्रीय पहचान थी। लोगों को लगा कि अगर हम एक हो जाए तो अच्छा ही है, लेकिन उसमें खून खराबा तो हुआ। दूसरी नेपोलियन की भूमिका। जब नेपोलियन फ्रांस का तानाशाह शासक बना तो साम्राज्य विस्तार शुरू किया। साम्राज्यवादी शासक था, इटली को जीता, इटली के शासक जर्मनी में घुस गया, जर्मनी को भी जीता। और इसने नेपोलियन ने जब जर्मनी को जीता तो 300 राज्यों को संगठित करके केवल 16 राज्यों में संगठित, 300 राज्य थे उन्हें 16 राज्यों में क्या कर दिया, संगठित कर दिया। तो 16 राज्य कितना एकीकरण उसने कर दिया, सामंतवाद समाप्त कर दिया। जहां जहां नेपोलियन गया सामंतवाद खत्म, तो सामंतवाद समाप्त कर दिया। चर्च पर नियंत्रण स्थापित किया और नेपोलियन कानून लागू किया, नेपोलियन कोड, नेपोलियन की जो भी संहिता उसे लागू किया। एक तो ये अब जर्मन के लोगों में भी एक तो छोटे छोटे राज्य खत्म हुए, बड़े राज्य हो गए, एकता का भाव पैदा हुआ। फिर सामंतवाद खत्म हुआ तो वहां भी समानता और राष्ट्रीयता जैसे तत्व आ गए, ये सारी चीजें। तो नेपोलियन की भूमिका ये रही कि वहां राष्ट्रवाद जैसा तत्व पैदा कर दिया। एक और चीज, जब यूरोप के अनेक देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया, अनेक देशों ने मिलकर पराजित, तो जर्मन के लोग भी नेपोलियन के विरुद्ध युद्ध लड़े। नेपोलियन के विरुद्ध, क्योंकि नेपोलियन के अधीन थे तो उसके कार्यों से ऊब चुके थे, उसके विरोध में आ गए थे, लड़े। अब नेपोलियन तो हार गया, वाटरलू की लड़ाई में पराजित हुआ। अब नेपोलियन की पराजय में अनेक देशों का योगदान रहा, ब्रिटेन का बहुत बड़ा योगदान रहा, लेकिन जर्मन लोगों ने भी ऐसे काला पकड़ के अरे हम ही तो हराए हैं। अब जर्मन के लोगों ने इसका श्रेय लेना शुरू किया। देखो हम लोग एक हो जाए ना तो दुनिया में वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। अब ये भावना किसने पैदा किया, नेपोलियन की भूमिका है। तो नेपोलियन के कारण ही जर्मन के लोगों में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ और धीरे धीरे मतलब एकीकरण की तरफ विचार करने लगे। तीसरा कारण अगर देखा जाए तो आर्थिक एवं
औद्योगिकरण था, आर्थिक और औद्योगिक कारण। देखिए, जर्मनी का या जर्मन का एकीकरण तो होना निश्चित हो गया था। जर्मनी का एकीकरण निश्चित तो हो गया था, हुआ नहीं था, लेकिन मन में लोगों कहते हैं कि जर्मनी का एकीकरण होना है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा था कि किसके नेतृत्व में, ये एक सवाल था, किसके नेतृत्व में। अब एक तो ये था कि ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में हो सकता है, दूसरा प्रसा के नेतृत्व में, इन्हीं दोनों के नेतृत्व में। अब ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण अधिक ऐतिहासिक होता। क्यों होता? क्योंकि ऑस्ट्रिया पवित्र रोमन साम्राज्य का मुखिया रह चुका था, इसलिए इसके नेतृत्व में अधिक ऐतिहासिक होता। इतिहास तो यही कि भाई रोमन साम्राज्य का मुखिया भी ऑस्ट्रिया रह चुका था। और दूसरी चीज, ऑस्ट्रिया में बड़ी संख्या में जर्मन नस्ल के लोग रहते थे। जर्मन नस्ल के लोग, जर्मन जाति के लोग कहाँ रह रहे हैं? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के साथ अगर एकीकरण होता तो अधिक ऐतिहासिक होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो हुआ प्रसा के नेतृत्व में। और प्रसा के नेतृत्व में क्यों हुआ? इसके पीछे प्रसा का आर्थिक महत्व। प्रसा का क्या था? आर्थिक महत्व था, इसलिए एकीकरण प्रसा के नेतृत्व में। अब 1815 का वियना कांग्रेस से अगर देखा जाए, कई बार पढ़ा चुके आपको, इससे जो है प्रसा को सारलैंड का क्षेत्र मिला, जो लोहा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। याद आ रहा है कि नहीं? हाँ। तो 1815 के वियना कांग्रेस से प्रसा को एक क्षेत्र मिला, सारलैंड का क्षेत्र, और ये क्षेत्र लोहा कोयला उत्पादन का क्षेत्र था। जबरदस्त लोहा कोयला यहाँ होता था। परिणाम क्या हुआ कि प्रसा का औद्योगिकरण शुरू हो गया। इसके चलते ये मिला तो ये हुआ, वो मिला नहीं कि ये शुरू हो गया औद्योगिकरण। अब प्रसा का जब औद्योगिकरण शुरू हुआ तो जर्मन के पूंजीपतियों और व्यापारियों में जोश आ गया, काम अच्छा चलने लगा ना, उत्साह बढ़ेगा। अब उनकी प्रतिस्पर्धा जो है ब्रिटेन के पूंजीपतियों व्यापारियों से होने लगी। और ब्रिटेन शक्तिशाली राज्य था, साम्राज्यवादी शासक था, ठीक है। उसे लगा कि अगर हमें भी एक शक्तिशाली साम्राज्य का समर्थन मिले तो हम प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। अब ब्रिटेन के पूंजीपतियों और व्यापारियों में एकीकरण के पक्ष में काम करने को, वो भी संयुक्त जर्मनी चाह रहे हैं कि ये अलग थलग जर्मनी नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए? संयुक्त जर्मनी, जिससे कि हम ब्रिटेन के व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा कर सके। शक्तिशाली जर्मनी चाहिए, ब्रिटेन शक्तिशाली है और हमें भी एक शक्तिशाली राष्ट्र चाहिए, तो जर्मनी का एकीकरण आवश्यक है। फिर इसी बीच में 1830-40 के दशक में जर्मनी में रेलवे का विकास हो गया। तो रेलवे का विकास होते ही जर्मनी का भौगोलिक एकीकरण हो गया। सारा जर्मन तो रेलवे से जुड़ गया। अब तो कहीं जाना है कोई दिक्कत नहीं। अब इससे भी व्यापार वाणिज्य की उन्नति हो गई, ठीक है। तो धीरे धीरे ये माहौल बना कि प्रसा जो पूरे जर्मन क्षेत्र के जितने व्यापारी पूंजीपति थे वो प्रसा के नेतृत्व में एकीकरण चाहते। उनका लगता है हमारा हित जो है वो प्रसा के साथ ही सुरक्षित है, ऑस्ट्रिया के साथ है। क्यों? क्योंकि प्रसा का आर्थिक और औद्योगिक महत्व है, इसलिए हमारा हित किसके साथ है? प्रसा के साथ। और यही कारण कि प्रसा के नेतृत्व में, और एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री बड़ा अच्छा एक वाक्य है, इन्होंने लिखा है
जर्मनी के एकीकरण के बारे में, क्योंकि बिस्मार्क ने युद्ध के द्वारा एकीकरण किया है। तो लेकिन कील्स लिखता है कि यह यानी जर्मनी का एकीकरण यह रक्त एवं लौह की क्रांति नहीं है, खून खराबा नहीं, रक्त एवं लौह की क्रांति नहीं है, बल्कि ये लोहा और कोयला है जिसने जर्मनी का एकीकरण कर दिया। और लोहा कोयला का किसके पास है? प्रशासन के पास। ये लोहा और कोयला है जिसने जर्मनी का एकीकरण कर दिया। अब इस घटना के बाद, क्योंकि अब पूरे जर्मन क्षेत्र के व्यापारी पूंजीपति प्रशा के नेतृत्व में चाह रहे, हुआ अभी कुछ नहीं, चाह रहे, तो होता क्या कि 1848 में जर्मन क्षेत्र के जो राज्य थे सबकी एक सभा होती थी। तो जर्मन डाइट बोलते हैं, डाइट मीन्स संसद भी होता है। तो जर्मन संसद की या जर्मन डाइट की एक बैठक होती है 1848 में, हर राज्य के प्रतिनिधि उसमें उपस्थित थे। और वहीं पर यह प्रस्ताव लाया गया कि प्रशा के नेतृत्व में एकीकरण होना चाहिए। लेकिन तुरंत ऑस्ट्रिया ने इसका विरोध किया कि प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं। अब यह निश्चित हो गया था कि देखिए, किसी भी रूप में ऑस्ट्रिया प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण स्वीकार नहीं करेगा। अब एकीकरण में एक ऐसी गांठ पड़ गई थी जिसे खोला नहीं जा सकता, बल्कि तलवार से काटा जा सकता। अब देखिए, ये सब लाइनें प्रश्न बनाने वाली लाइन है। जर्मनी के एकीकरण में एक ऐसी गांठ पड़ गई जिसे खोला नहीं जा सकता, बल्कि तलवार से ही काटा जा सकता है। अब वो गांठ कौन डाल दिया? और फिर बिस्मार्क आता है प्रशा का चांसलर बन के, प्रशा का प्रधानमंत्री बन के आता है। और फिर वो धीरे धीरे 1860 से 70 के बीच में 10 साल में उसने क्या किया कि जर्मनी ने एकीकरण किया। वो हम आपको इसके बाद का टॉपिक ही है एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका। तो किस तरह बिस्मार्क आता है, क्या क्या करता है, वो हम मंडे के लेक्चर में आपको बताएंगे, ये दिखाएंगे और बाकी चीजें समझाएंगे। ठीक है।